हेलो फ्रेंड्स, शैक्षिक प्रबंधन की अपनी लास्ट वीडियो में हमने आपदा प्रबंधन के बारे में पढ़ा, मीना मंच के बारे में पढ़ा। हम अपने आज के वीडियो में पर्यवेक्षण तंत्र की भूमिका पढ़ेंगे, यानी कि रोल ऑफ मॉनिटरिंग सिस्टम। देखिए, आपको पता है कि आपके एरिया में बहुत सारे प्राइमरी स्कूल होते हैं, जूनियर स्कूल होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो कैसे कार्य करते हैं। ठीक है, कोई तो उन्हें मॉनिटर करता होगा, क्योंकि ऐसे तो सारे टीचर या स्टूडेंट सही से पढ़ेंगे नहीं, टीचर सही से पढ़ाएगा नहीं अगर कोई उन्हें देखने वाला नहीं होगा। तो कई सारे व्यक्ति होते हैं, कई सारे लोग होते हैं जो इन्हें मॉनिटर करते हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अलग होता है, ठीक है, ब्लॉक लेवल पर अलग होता है। ठीक है, तो अलग-अलग लेवल पर अलग-अलग लोग होते हैं जो समन्वय का रोल अदा करते हैं, कोऑर्डिनेटर का रोल अदा करते हैं। ठीक है, इन विद्यालयों में देख-रेख करते हैं, कैसे यहाँ पे प्रोग्राम होगा, कैसे यहाँ पे कार्यक्रम होगा, अगर इन्हें कोई प्रॉब्लम आती है, तो कौन इन्हें सॉल्व करेगा। तो ये सारी चीज़ों के लिए पर्यवेक्षण तंत्र होता है। ठीक है, जिसे हम लोग मॉनिटरिंग सिस्टम कहते हैं। तो इसमें कई सारे लोग आते हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें पढ़ना है ब्लॉक संसाधन केंद्र के समन्वयक की भूमिका। ठीक है, यानी कि बीआरसी के कोऑर्डिनेटर की भूमिका हमें देखनी है। समन्वयक मतलब होता है कोऑर्डिनेटर। ठीक है, और बीआरसी की फुल फॉर्म याद रख लेना, कई बार एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, कि ब्लॉक रिसोर्सेज सेंटर कहते हैं बीआरसी को। ठीक है, यानी कि ब्लॉक संसाधन केंद्र। अब सबसे पहले हमें इसके समन्वयक की भूमिका देखनी है, यानी कि कोऑर्डिनेटर की भूमिका देखनी है। तो इसके देखिए 3 कार्य होते हैं। पहला कि शिक्षकों की क्षमता वृद्धि का क्षेत्र, यानी कि कैसे टीचर्स की जो क्षमता है उसे बढ़ाया जा सकता है। दूसरा आता है इसमें जन सहभागिता आधारित कार्यक्रम। ठीक है, जिसमें जो जन सहभागिता होती है उससे रिलेटेड जितने भी कार्यक्रम होते हैं, वो भी बीआरसी का कोऑर्डिनेटर देखता है। और तीसरा कि उपयोगी संस्थाओं का समन्वय। ठीक है, जो भी उपयोगी संस्थाएं होती हैं उनके समन्वय करने का कार्य भी किसका होता है? तो बीआरसी की कोऑर्डिनेटर का होता है, यानी कि समन्वयक का होता है। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे शिक्षकों की क्षमता वृद्धि का क्षेत्र, कि कैसे टीचर्स की ये क्षमता बढ़ा सकता है जो कोऑर्डिनेटर होता है। ठीक है, क्या-क्या कार्य ये ऐसे करेगा जिससे जो टीचर्स हैं उनकी क्षमता बढ़ जाए। ठीक है, तो इसमें पहला आता है कि विद्यालय की शैक्षिक कठिनाइयों के निवारण के उपाय खोजना। ठीक है, कई सारे विद्यालय उसके अंतर्गत आते हैं, तो इनमें कई सारी शैक्षिक कठिनाइयाँ भी होती हैं, तो उनके निवारण के उपाय ढूँढता है कि कैसे इन जो परेशानी है इन्हें दूर किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा है कि शैक्षिक नवाचार, जो इनोवेशन होता है पढ़ाई के क्षेत्र में, वो कार्य किसका होता है? तो वो भी बीआरसी के कोऑर्डिनेटर का होता है। तीसरा कि विद्यालय भ्रमण के समय आदर्श पाठ का प्रदर्शन करना, ये कार्य भी किसका है? तो बीआरसी के कोऑर्डिनेटर का है। फिर है कि वार्षिक शैक्षिक कैलेंडर बनाना। वार्षिक शैक्षिक कैलेंडर से मतलब है कि आपके एरिया में जो भी ब्लॉक में विद्यालय वगैरह आ रहे हैं, उसमें जो भी विद्यालय में कैसे कार्यक्रम चलेगा, ठीक है? एग्ज़ाम कब होने हैं, प्रोग्राम कब होने, ये सारी चीज़ें उसमें वार्षिक कैलेंडर पूरा वो तैयार किया जाता है। फिर है कि शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण, प्रयोग एवं प्रदर्शन करना, यानी कि टीएलएम जो होता है, ठीक है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल टीएलएम, तो इसका निर्माण करने का कार्य भी इसी का होता है, ठीक है? कैसे निर्माण करना है, प्रयोग करना है, प्रदर्शन करना है, ये सारी चीज़ें करके दिखाता है। फिर है कि बच्चों हेतु विषय आधारित क्विज़, वाद-विवाद, सुलेख, बर्तनी, अंताक्षरी आदि कार्यक्रम का आयोजन करना। जो विद्यालय में कई सारे प्रोग्राम वगैरह होते हैं, तो उनके आयोजन की तैयारी भी कौन करवाता है? तो जो कोऑर्डिनेटर होगा बीआरसी का वो कराएगा। ठीक है, कि विभिन्न विद्यालयों में कैसे ये सारे प्रोग्राम वगैरह होने हैं, तो ये सारा कार्य किसका होता है? तो कोऑर्डिनेटर का होता है, यानी कि समन्वयक का होता है। और किसके समन्वयक? ब्लॉक संसाधन केंद्र के समन्वयक के। ठीक है, दूसरा जो इसका कार्य था वो था जन सहभागिता आधारित कार्यक्रम। इसमें पहला आ जाएगा कि बच्चों के विद्यालय में नामांकन हेतु विशेष कार्यक्रम। ठीक है, कई सारे कार्यक्रम आपको पता है चलाए जाते हैं ताकि जो बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इन विद्यालयों में नामांकन कराएँ, मतलब कि एडमिशन लें अपना। ठीक है, नाम लिखाएँ और विद्यालय आएँ। तो इसके लिए कई सारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं सरकार की तरफ से, जैसे स्कूल चलो अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। तो कई सारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं ताकि बच्चों का नामांकन बढ़ाया जा सके। तो ये जन सहभागिता आधारित कार्यक्रम में आ जाएगा, ये भी जो बीआरसी का कोऑर्डिनेटर है उसके अंतर्गत आएगा। दूसरा कि ग्राम शिक्षा योजना बनाना, ठीक है, गाँव-गाँव जाकर कैसे शिक्षा योजना बनानी है, कई सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं ताकि गाँव के जो बच्चे हैं, उन्हें विद्यालय में उनका नामांकन किया जा सके। तो ये भी किसका कार्य है? तो बीआरसी के समन्वयक का है। अब जो तीसरा इसका कार्य होता है, वो है उपयोगी संस्थाओं का समन्वय। ठीक है, एक जिले में, एक डिस्ट्रिक्ट में, एक ब्लॉक में कई सारे विभाग होते हैं, इनसे संपर्क बनाए रखना होता है, जिसमें बाल विकास विभाग हो जाएगा, इससे संपर्क बनाए रखने का कार्य भी समन्वयक का है, ठीक है, ब्लॉक के। फिर दूसरा कि स्वास्थ्य विभाग से संपर्क स्थापित करना, ये भी बीआरसी के समन्वयक का कार्य है कि स्वास्थ्य विभाग से आपको संपर्क स्थापित करना है, बाल विकास जो विभाग होता है, उससे संपर्क स्थापित करना है। तो ये सारे कार्य किसके हैं? तो बीआरसी के समन्वयक के हैं, यानी कि ब्लॉक संसाधन केंद्र के समन्वयक के हैं, ठीक है? तो ये सारी भूमिका हो जाएगी उसके, ये सारे रोल हैं, ठीक है? तो इन 3 पॉइंट्स को आपको याद रखना है। पहला शिक्षकों की क्षमता वृद्धि का क्षेत्र, इसमें ये सारे पॉइंट्स आ जाएँगे कि कैसे क्षमता को बढ़ाया जा सकता है टीचर्स की। दूसरा जो जन सहभागिता आधारित जो कार्यक्रम होते हैं, ठीक है? कौन-कौन से कार्यक्रम चलाए जाते हैं, इन्हें आप याद रख सकते हैं। और तीसरा कि उपयोगी संस्थाओं का समन्वय, जिसमें बाल विकास विभाग आ जाएगा और स्वास्थ्य विभाग आ जाएगा, ठीक है? तो इनसे संपर्क स्थापित करना, ये कार्य किसका है? तो बीआरसी के समन्वयक का है। अब जो दूसरा हमें पढ़ना है इसमें वो है न्याय पंचायत संसाधन के प्रभारी की भूमिका।
ठीक है? तो देखिए न्याय पंचायत को इंग्लिश में भी न्याय पंचायत ही कहते हैं। तो इसमें क्या है कि रोल ऑफ हेड ऑफ न्याय पंचायत रिसोर्सेज़, ठीक है? तो इसका जो फुल फॉर्म है, ठीक है? वो है न्याय पंचायत रिसोर्सेज़ सेंटर, ठीक है? इसे एनपीआरसी कहते हैं शॉर्ट में, एनपीआरसी, और इसकी फुल फॉर्म है न्याय पंचायत रिसोर्सेज़ सेंटर, ठीक है? तो फुल फॉर्म याद कर लेना। न्याय पंचायत स्तर के संकुल प्रभारी की भूमिका निम्नवत है, ठीक है? संकुल प्रभारी कहते हैं जो इसका हेड होता है, न्याय पंचायत संसाधन के जो हेड होता है उसे संकुल प्रभारी कहते हैं, और उसकी भूमिका भी हम देख लेते हैं क्या रोल होता है उसका। तो संकुल प्रभारी का पहला कार्य है कि अपने क्षेत्र के विद्यालयों के भवन एवं भूमि का विवरण रखना, ठीक है? जितनी भी भूमि है, जितने भी विद्यालय हैं, उनके भवन, इन सभी का विवरण रखने का कार्य किसका होता है? तो संकुल प्रभारी का होता है, एनपीआरसी के। दूसरा होता है कि अपने क्षेत्र के समस्त विद्यालयों के मूलभूत आंकड़े रखना, ठीक है? जो भी उसके एरिया में जितने भी विद्यालय आ रहे हैं, सरकारी स्कूल जितने भी हैं, तो उनके जो भी मूलभूत आंकड़े होते हैं, उन्हें रखना, डेटा उसका रखना कौन? एनपीआरसी का कार्य है, जिसमें विद्यालय वार हो सकता है, ठीक है? शिक्षक, शिक्षा मित्रों जो हैं, उनका विवरण रखना कि एक विद्यालय में कितने टीचर पढ़ा रहे हैं, ठीक है? तो उनका विवरण रखने का कार्य इसी का है। कक्षावार नामांकन देखना कि ठीक है, एक क्लास में जैसे 5th क्लास का हम डेटा देख रहे हैं, तो किस विद्यालय में कितने बच्चों के एडमिशन है, ठीक है? तो ये सारा जो डेटा होता है वो रखने का कार्य किसका होता है? एनपीआरसी का होता है। फिर तीसरा है कि विद्यालयों में परीक्षाओं की व्यवस्था कराना और बच्चों के मूल्यांकन का विवरण रखना। तो ये कार्य भी किसका है? जो संकुल प्रभारी हैं एनपीआरसी के, इनका होता है, ठीक है? तो जो भी परीक्षाएँ वगैरह होती हैं विद्यालयों में, जो भी प्राइमरी स्कूल हैं, उनमें जो परीक्षा होती है उनकी व्यवस्था करने का कार्य इसका होता है, और बच्चों का जो मूल्यांकन है उसका विवरण रखने का कार्य भी इसी का होता है, संकुल प्रभारी का, जो एनपीआरसी का संकुल प्रभारी होता है। तो ये जो 3 पॉइंट्स हैं इसमें ज़्यादा नहीं है, तो इन्हें भी आप अच्छे से याद रख लेना। अब तीसरा जो हमें पढ़ना है वो है खंड शिक्षा अधिकारी की भूमिका। ठीक है? कि खंड शिक्षा अधिकारी जो होते हैं उनकी क्या भूमिका होती है? खंड शिक्षा अधिकारी को पहले उप विद्यालय निरीक्षक यानी कि सब डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एसडीआई के नाम से भी जाना जाता था। लेकिन 1996 में इसका नाम सहायक विषय शिक्षा अधिकारी रख दिया गया। लेकिन अब इसे खंड शिक्षा अधिकारी के नाम से भी जाना जाता है। खंड शिक्षा अधिकारी के कार्य निम्न है। देखिए, खंड शिक्षा अधिकारी की अगर हम बात करें तो इसे पहले हम किस नाम से जानते थे? तो उप विद्यालय निरीक्षक के नाम से इसे जानते थे, यानी कि एसडीआई कह देते थे इंग्लिश में। लेकिन 1996 में इसका नाम क्या कर दिया गया? सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी कर दिया गया। लेकिन आज के टाइम पे इसे खंड शिक्षा अधिकारी के नाम से जाना जाता है। ठीक है? तो खंड शिक्षा अधिकारी होते हैं जो उनके कई सारे कार्य होते हैं, उन कार्यों की बात कर लेते हैं। तो पहला कार्य है कि परिषदीय अध्यापक अध्यापिकाओं एवं कर्मचारियों के वार्षिक एवं प्रशासनिक स्थानांतरण प्रस्ताव जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्रस्तावित करना तथा स्वीकृति के बाद क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत स्थानांतरण हेतु आदेश देना और कार्यान्वित करना। ठीक है? जो परिषदीय अध्यापक होते हैं, अध्यापिकाएँ होती हैं, जो कर्मचारी होते हैं, उनके वार्षिक एवं प्रशासनिक स्थानांतरण मतलब नहीं ट्रांसफ़र वगैरह जो होता है, उसका जो प्रस्ताव है वो किसे देते हैं ये? तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्रस्तावित करते हैं। उसके बाद अगर उसे स्वीकृति मिल जाती है तो उसके बाद क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत स्थानांतरण का जो आदेश देना होता है वो भी यही देते हैं और उसे कार्यान्वित करते हैं। ठीक है? जो ट्रांसफ़र की जो इन्फॉर्मेशन है इधर-उधर करने का कार्य खंड शिक्षा अधिकारी का है। दूसरा कि क्षेत्र के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के समक्ष प्रस्ताव रखते हैं। अगर किसी का वेतन रोकना है तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से अनुमति प्राप्त करके अंतिम कार्रवाई करते हैं। ठीक है? मान लीजिए खंड शिक्षा अधिकारी का कार्य क्या है कि जो अनुशासनात्मक कार्रवाई है उसके लिए ये कार्य करते हैं। मान लीजिए कोई सही से कार्य नहीं कर रहा, कोई टीचर सही से नहीं पढ़ा रहा है, तो उसकी जानकारी किसको देंगे ये? तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को देंगे, ठीक है? उनके समक्ष ये प्रस्ताव रखेंगे। उसके बाद अगर किसी का वेतन रोकना है तो ये भी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को बताएँगे, और जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी होते हैं उनसे ये अनुमति प्राप्त करते हैं, उसके बाद अंतिम कार्रवाई करते हैं। ठीक है? तो ये किसका कार्य है? खंड शिक्षा अधिकारी का कार्य है। तीसरा है कि शिक्षक-शिक्षिकाओं के चयन, वेतनमान, प्रोन्नति एवं वेतनमान प्रस्ताव जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी यानी लेखाधिकार को प्रेषित करना। तो इसमें कि जो भी शिक्षक-शिक्षिकाएँ हैं, जिनका चयन हुआ है, ठीक है? उनका वेतन कितना होगा, अगर प्रमोशन हुआ है तो उसकी जानकारी। तो ये सारे प्रस्ताव ये जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी या लेखाधिकारी को पहुँचाते हैं, ठीक है? तो ये कार्य किसका होता है? खंड शिक्षा अधिकारी को होता है कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी टीचर्स हैं, उनका चयन हुआ है, ठीक है? उनका वेतन कितना है, अगर उनका प्रमोशन हुआ है तो वेतन वगैरह, इन सभी का प्रस्ताव जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तक ये पहुँचाते हैं। फिर फोर्थ पॉइंट है कि विकासखंड क्षेत्र पंचायत के समस्त रिटायर कर्मचारियों को पेंशन, पारिवारिक पेंशन के बिल तैयार करके लेखाधिकारी के कार्यालय को प्रस्तुत करना तथा पेंशन का विवरण प्रस्तुत करना। ठीक है? मतलब उसके जो विकास खंड है या जो क्षेत्र पंचायत है उसके जितने भी कर्मचारी ऐसे हैं जो रिटायर हो चुके हैं, तो उनकी पेंशन के बारे में, उनकी पारिवारिक पेंशन के बारे में तो बिल वगैरह तैयार करना, और जितना भी है उसे लेखाधिकारी के कार्यालय को प्रस्तुत करना। और जो पेंशन है उसका विवरण प्रस्तुत करने का कार्य किसका होता है? तो खंड शिक्षा अधिकारी का होता है। ठीक है? जितनी भी पेंशन से संबंधित जानकारी होती है, तो उसे पहुँचाते हैं ये लेखाधिकारी के कार्यालय तक और उसका विवरण प्रस्तुत करते हैं। तो ये सारी कार्य जो हैं वो खंड शिक्षा अधिकारी के हैं। ठीक है?
तो पहला तो ट्रांसफ़र से संबंधित जो इन्फॉर्मेशन है, इसे पहुँचाते हैं। दूसरा अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु जो कार्य है, वो भी यही करते हैं खंड शिक्षा अधिकारी अगर किसी का वेतन रोकना है, तो अनुमति प्राप्त करते हैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से, उस पर कार्रवाई करते हैं। फिर तीसरा कि अगर मान लीजिए कोई टीचर्स वगैरह इनका चयन वगैरह हुआ है या उनका वेतन कितना है, वेतन कितना होगा, ठीक है, प्रमोशन वगैरह इन सब का जो प्रस्ताव है, वो किस तक पहुँचाते हैं, तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तक पहुँचाते हैं। फिर फोर्थ पॉइंट है कि जितने भी रिटायर कर्मचारी हैं, उनके बारे में पेंशन जो है, उनकी पारिवारिक पेंशन, उसके बिल वगैरह तैयार करना और लेखाधिकारी के कार्यालय तक उन इन्फॉर्मेशन को पहुँचाना और उनका विवरण पहुँचाना। ठीक है? तो ये सारे कार्य किसके हैं? खंड शिक्षा अधिकारी के हैं। ठीक है? तो आज की वीडियो में हमें इतना ही पढ़ना है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जिला समन्वयक की भूमिका यानी कि रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर। ठीक है? अभी तक हमने ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के बारे में बात की थी, अब हम डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है? तो उसमें हम डाइट मेंटर के बारे में भी पढ़ेंगे, तो कई सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।